अब विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। वैसे अगर हम लोग देखें तो विशेषण कुछ किताबों में 3 प्रकार के विशेषण देकर रखे गए हैं कि विशेषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, इनके कुछ उपभेद भी होते हैं, आगे सब डिवीजन सब कैटेगरीज भी होती हैं, लेकिन मेनली कुछ किताबों में कहा गया है कि विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वासुदेव नंदन की जो बुक है, उसमें 3 प्रकार के विशेषण बताए हैं। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं मुख्य, जैसे हरदेव बाहरी है या पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक जो है उसमें विशेषण के प्रकार 4 बताए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो विशेषण मुख्यतः, मैं यहाँ पर वासुदेव नंदन शास्त्री को बेस लिया है। विशेषण 3 प्रकार के कौन कौन से हैं मुख्यतः? सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक। अभी केवल इनके नाम देख लेते हैं, इनको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद आगे। सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। अब जो परिमाण बोधक विशेषण है बेसिकली वो एक सब टाइप है संख्यावाचक विशेषण का, लेकिन हरदेव बाहरी और पृथ्वीनाथ पांडे और कुछ और व्याकरण है उन लोगों ने परिमाण बोधक विशेषण को यहाँ पर लिख दिया और कहा कि ये चौथा प्रकार है। तो है ये टेक्निकली संख्यावाचक का ही एक सब पार्ट, लेकिन कुछ व्याकरण इसको चौथा पार्ट मानते हैं। तो एग्जाम में अगर आएगा तो हम 3 लगाएंगे कि हम 4 लगाएंगे? तो हम यहाँ पर यूपीपीसीएस में जब आरओ का एग्जाम होगा यूपीपीएससी के थ्रू, तो उसमें 4 हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और वो 4 कौन कौन से हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। कुछ किताबों में वर्तनी की त्रुटि की वजह से परिमाण बोधक विशेषण को परिणाम बोधक विशेषण कह दिया गया, जो कि सही नहीं। अब अगर हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखें तो उसके फिर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक को फिर डिवाइड किया गया है पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक में। तो ये बहुत सारी हैं, सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लेकिन अगर पूछा था कि केवल विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो हम बोलेंगे सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाण बोधक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, एक एक करके अब इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की अगर हम लोग परिभाषा देखें तो ये कहता है कि जब किसी संज्ञा के पहले पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम के अलावा कोई अन्य सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर्वनाम बेसिकली होता क्या है, तो किसी भी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। और कॉमन से एग्जांपल्स हैं वाह, यह, जो, ऐसा, कैसा। सर्वनाम भी 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। तो ये जो मूल रूप सर्वनामों का होता है वो मौलिक सर्वनाम होता है, और जब किसी प्रत्यय के लगने के बाद उनका रूप बदल जाता है, ऐसा, कैसा, जैसा, ये जो शब्द हैं ये भी सर्वनाम है, लेकिन एक प्रत्यय के लगने से इनका जो रूप है वो बदल गया है, तो इनको यौगिक सर्वनाम बोलते हैं। खैर, तो सभी सर्वनाम यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, केवल पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर, यानी कि मैं और तू कभी भी सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में नहीं आएंगे। दूसरी बात, एक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में केवल तभी कन्वर्ट होगा जब उस सर्वनाम के बाद जो शब्द इस्तेमाल हुआ हो वो संज्ञा शब्द हो। अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सार्वनामिक विशेषण में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और हम ये पहचान नहीं पाते कि कब एक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में आएगा और कब वो सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इस कंफ्यूजन को और दूर करते हैं, और इस परिभाषा के बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि वह लड़का विद्यालय गया है। तो लड़का जो शब्द है ये एक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और ये बता रहा है इसके पहले वह शब्द लगा है कि वह लड़का विद्यालय गया है। वह एक सर्वनाम है और एक संज्ञा के पहले एक स्पेसिफिक लड़के के बारे में बता रहा है कि वो स्पेसिफिक लड़का विद्यालय गया है, यानी कि लड़के की जो व्याप्ति है, इस संज्ञा की जो व्याप्ति है वो सीमित हो गई, तो एक स्पेसिफिक लड़के की, एक खास लड़के की बात हो रही कि वह लड़का विद्यालय गया है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है, ये वह शब्द सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। अगला एग्जाम्पल है यहाँ कि आपका घर कहाँ है। यहाँ पर घर एक संज्ञा है और उसके पहले आपका जो शब्द है वो एक विशेषण है,
तो यहाँ पर जो आपका है वो भी एक सार्वनामिक विशेषण है, संज्ञा के पहले ये सर्वनाम आ रहा है तो ये सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, वह लड़का विश्वविद्यालय का छात्र है। सेम अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा वैसे ही, कि यहाँ पर लड़का और उसके पहले एक सर्वनाम लगा है, लड़का एक संज्ञा है, और एक स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है, उसकी व्याप्ति मर्यादित की जा रही है, सीमित की जा रही है, तो जो वह शब्द है वो क्या हो गया, वो एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा व्यक्ति जरूर सफल होता है, तो व्यक्ति संज्ञा है और ऐसा उसके आगे एक सर्वनाम लगा है जो कि एक यौगिक सर्वनाम है, तो ये भी एक सार्वनामिक विशेषण है। और स्पेसिफिकली देखें तो क्योंकि यहाँ पर यौगिक सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है, तो ये किस प्रकार का विशेषण हो गया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और इसके बाद अगला है कि कोई लड़की किताब देकर चली गई, तो यहाँ पर जो कोई शब्द है सर्वनाम है, लड़की के पहले लगा है जो कि एक संज्ञा है, तो ये जो कोई है ये एक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही यह किताब पढ़नी जरूरी है, किताब भी एक संज्ञा है और उसके पहले एक सर्वनाम लगा है, तो क्योंकि सर्वनाम के बाद एक संज्ञा आ रही है जिसके बारे में सर्वनाम इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये एक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही वह औरत बहुत परेशान है, औरत एक संज्ञा है और उसके पहले एक सर्वनाम आ गया जो एक स्पेसिफिक औरत के बारे में बता रहा है, यानी कि औरत की विशेष व्याप्ति को मर्यादित कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक औरत की बात कर रहा है, इसलिए वह जो है वो एक सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। पहचान सार्वनामिक विशेषण की क्या होती है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आना चाहिए, अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में जनरली नहीं आएगा। जैसे सर्वनाम के बाद आने वाला पद संज्ञा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो इस तरीके का जो सवाल होगा वो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। यदि सर्वनाम के बाद आने वाला पद संज्ञा नहीं है तो जनरली वहां पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, यानी कि सर्वनाम के बाद संज्ञा आनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर देखें तो वह आ गया है, तो यहाँ पर एक सर्वनाम तो है लेकिन सर्वनाम के बाद कोई भी संज्ञा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्योंकि एक सर्वनाम के बाद संज्ञा का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। वहीं अगर लिखा हुआ है कि वह लड़का आ गया है, तो वह के बाद लड़का एक संज्ञा है और क्योंकि सर्वनाम के बाद संज्ञा का इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो वह शब्द है वो एक प्रकार की सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब सार्वनामिक विशेषण को पहचानने में आपसे गलती नहीं होगी। आरओ का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि इस एग्जाम में हिंदी एक बड़ा रोल प्ले करती आई है। और अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और पेपर 200 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक ही पेपर में 140 मार्क्स का जीएस होगा और 60 मार्क्स की हिंदी होगी, तो अब हिंदी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि पांडव चैनल के हिंदी की वीडियोज आपकी तैयारी को आसान बना रहे होंगे। मैंने इन वीडियोस में कठिन से कठिन टॉपिक्स को आसान बनाने की कोशिश की है और उसका असर पिछले एग्जाम्स में देखने को भी मिला, जब सारे 60 में से 60 प्रश्न हिंदी के इन्हीं वीडियोस से आ गए। इस एग्जाम में भी यही होगा और इन वीडियोस के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में 60 में से 60 सही करके आएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले एग्जाम में सभी 60 सवाल इन्हीं वीडियोस से थे और बहुत सारे साथियों ने 59 से लेकर 60 तक का स्कोर किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 57 58 तक ही स्कोर कर पाए। वैसे तो ये स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है ना। तो इस बार आप परफेक्ट स्कोर करें, यानी कि हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए। इसलिए इन फ्री वीडियोस के साथ नॉमिनल फीस में एक एडिशनल इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फीस बेसिकली क्यों रखी है, उसके कई सारे कारण हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हिंदी के वीडियोस फ्री थे, फ्री हैं और फ्री रहेंगे। आप इनसे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कटिंग एज चाहिए, जैसे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स केवल उन्हीं पॉइंट्स के नहीं जो इन वीडियोस में शामिल हैं, बल्कि इनके अलावा और एडिशनल पर्यायवाची के शब्द, एडिशनल विलोम के शब्द और सभी टॉपिक्स के और ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स इस इनिशिएटिव में मिलेंगे। ये जो पीडीएफ आपको मिलेंगे इन सभी 6 टॉपिक्स के, ये बिल्कुल एररलेस हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसके बाद आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब क्योंकि केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इसके लिए हिंदी के सभी 6 टॉपिक्स के अलग अलग सेगमेंटल टेस्ट होंगे और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के होंगे।
लगभग 6 फुल लेंथ टेस्ट मैं यहाँ पर लूंगा और साथ साथ सेगमेंटल टेस्ट भी होंगे, तो काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये सब मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस में होगा, मैं खुद यहाँ पर आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा। तो वीडियोस तो फ्री हैं ही, उनका बेनिफिट आप ले रहे हैं और इस कटिंग एज का बेनिफिट भी आप उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आएं तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आरो हिंदी 60/60 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं और आप मिलकर मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को हर हालत में क्लियर करेंगे। सार्वनामिक विशेषण के बाद जो अगला विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वह विशेषण जिसे संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि पता चले, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें किसी संज्ञा के गुण की बात हो रही है, दशा की बात हो रही है, आकार की बात है, या उसके समय की बात हो रही है, काल की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है। तो इस प्रकार के विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। यानी कि अगर कोई विशेषण की संज्ञा का रंग बता रहा है तो वो एक गुणवाचक विशेषण होगा। अगर वो उसके गुण बता रहा है किसी संज्ञा के, कि वो भला है, बुरा है, दुष्ट है, शांत है, सीधा है, सुंदर है, दानी है, तो ये गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। काल यानी कि अगर समय के हिसाब से बात हो रही है, समय को इंडिकेट किया जा रहा है, अगला, पिछला, प्राचीन, भूत, भविष्य, विगत, टिकाऊ, मौसमी। जैसे आम एक मौसमी फल है तो फल की विशेषता बताई जा रही है और वो कैसा है? मौसमी। एक पर्टिकुलर समय के बारे में बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर मौसम में ही आता है वो, तो ये कालवाचक कैटेगरी में आ जाएगा और ये गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। ऐसे ही दशा अगर बताई जा रही है कि कोई व्यक्ति मोटा है, दुबला है, भारी है, पालतू है, अमीर है, गरीब है, पिगड़ा है, स्वस्थ है, रोगी है, उसकी दशा बताई जा रही, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। आकार बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। स्थान बताने वाले विशेषण भी गुणवाचक कैटेगरी में आते हैं और दिशा बताने वाले विशेषण भी गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। तो ये संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और दिशा यानी कि 7। तो गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार के होते हैं, जो रंग, गुण, काल, दशा, आकार, स्थान और दिशा के बारे में बात करते हैं। कभी कभी गुणवाचक विशेषण के रूप में इन शब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है: बड़ा सा, छोटा सा, हरा सा, पीला सा। अगर हम इनमें सा हटा दें तो ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। और इनमें जो सा शब्द लग रहा है तो ये सा शब्द लग के इनकी व्याप्ति को थोड़ा सा कम कर रहा है, लेकिन इससे कोई उनकी कैटेगरी में फर्क नहीं आता। इसके बावजूद भी ये गुणवाचक विशेषण है। तो अगर किसी वाक्य में बड़ा सा, छोटा सा, हरा सा, पीला सा, नीला सा, असमान सा, ठीक है, वीरान सा, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो भी शब्द गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है हमारे पास एग्जाम्पल: ताजमहल सफेद संगमरमर की से बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो कैसा है? सफेद, जो कि एक रंग बता रहा है। और ये कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, जो कि रंग बता रहा है। और अच्छा, विशेषण तो ये हो गया, विशेष्य कौन सा है? ताजमहल विशेष्य है या संगमरमर विशेष्य है? तो सफेद क्या है? मूलतः सफेद है संगमरमर। तो यहाँ पर जो संगमरमर है ये क्या है? ये विशेष्य है। अगला उदाहरण है: महाराणा प्रताप साहसी थे। तो साहसी होना एक विशेषता है, जो किसकी विशेषता है? महाराणा प्रताप की। तो यहाँ पर विशेषण साहसी है, जो कि उनका एक गुण है। और विशेष्य कौन है? महाराणा प्रताप। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस विशेषण का इस्तेमाल विशेष्य के बाद में हुआ है, तो पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस प्रकार का विशेषण हो गया? विशेष्य या विधेय विशेषण। यहाँ पर ये, क्योंकि साहसी शब्द इसके बाद इस्तेमाल हुआ है, तो वैसे तो एक गुणवाचक विशेषण है, लेकिन पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विधेय विशेषण है। और ये यहाँ पर सफेद जो शब्द है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, वो विशेष विशेषण है, क्योंकि ये विशेष के पहले इस्तेमाल हुआ है। नीली व्हेल सबसे विशाल प्राणी है। तो एक तो ये नीली रंग बता रहा है, गुणवाचक विशेषण, और दूसरा विशाल प्राणी, तो ये विशाल उसके आकार को बता रहा है। तो यहाँ पर दो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, एक रंग बताने वाला और दूसरा आकार बताने वाला, और ये दोनों ही विशेषण किस प्रकार के हैं? गुणवाचक विशेषण। चौथा एग्जाम्पल है: राम के पास एक प्राचीन पांडुलिपि है। तो प्राचीन, पुराना, समय की बात हो रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, जो किसी वस्तु के, किसी संज्ञा के काल के बारे में बात कर रहा है। ऐसे हम लिख लें: आम एक मौसमी फल है। तो मौसमी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? फल की। आम की नहीं, फल की बता रहा है।
शिकारी का नुकीला तीर श्री कृष्ण के अंगूठे में धंस गया। तो नुकीला तीर किसकी विशेषता है? तीर की विशेषता है, और ये भी आकार बता रहा है, तो ये भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। अगला एग्जाम्पल, भारतीय प्रधानमंत्री ने योजना का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय प्रधानमंत्री, भारत संज्ञा और भारत संज्ञा से बना हुआ विशेषण है भारतीय। तो ये क्या है? ये भी एक स्थान बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा हुई। उत्तर प्रदेश, और कौन से उत्तर प्रदेश? पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमारी दिशाएं हैं। पूरब से विशेषण बनता है पूर्वी, उत्तर से विशेषण बनता है उत्तरी, पश्चिम से विशेषण बनता है पश्चिमी। तो यहाँ पर जो पूर्वी शब्द है ये एक दिशा के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर स्थान भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली पूर्व एक दिशा होती है, इसलिए उसको दिशा के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी क्योंकि दिशा बता रहा है विशेष की, तो ये एक गुणवाचक विशेषण हो जाता है। वह छोटा सा बालक है। बालक के साथ छोटा सा, अभी हम लोगों ने देखा था, ये छोटा सा शब्द है, छोटा आकार बताता है, गुणवाचक विशेषण है। सा लगने के बाद भी इसकी जो नेचर है वो नहीं बदलेगा, और ये गुणवाचक विशेषण ही रहेगा। अगली कैटेगरी है संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण बेसिकली संज्ञा की संख्या को बताता है, नंबर बताता है, संख्या को बताता है, अलग अलग प्रकार से बता सकता है, लेकिन अगर संख्या वहां पर इंडिकेट की जा रही किसी विशेषण के द्वारा, तो वो विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब संख्यावाचक विशेषण हम लोगों ने पहले भी देखा था, और यहाँ भी देख लेते हैं कि कई प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण तीन सब कैटेगरीज में बटा हुआ है: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक। निश्चित संख्यावाचक को फिर से 5 कैटेगरीज में बांटा गया है: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। और ऐसे ही गणनावाचक को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है: पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। इनको एक एक करके समझते हुए चलते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है? संख्यावाचक विशेषण से, जो किसी संख्या को इंडिकेट करता है, जो विशेष या संज्ञा की संख्या के बारे में बताता है, वो शब्द हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब संख्यावाचक विशेषण में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है? संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार का: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात अगर हम लोग करें तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह विशेषण जिससे कि निश्चित संख्या का बोध होता है। संज्ञा के बारे में एक डेफिनिट संख्या बताई जा रही है, निश्चित संख्या बताई जा रही है, जिससे कि हम संख्या का सही सही अंदाजा लगा सकते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे नीरव ने व्यापार के लिए 1 लाख रुपए का ऋण लिया। तो यहाँ पर रुपए, कितने रुपए का ऋण लिया? 1 लाख रुपए का ऋण लिया, और ये एक निश्चित संख्या है। अगर हम 1 लाख रुपए के ऋण की बात करते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि ऋण 1 लाख रुपए का ही है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। तो ये एक संख्यावाचक विशेषण है, और किस प्रकार का है? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसके पास 2 पेन है। कितने पेन है? 2 पेन एक संज्ञा है, और इसकी विशेषता है उसकी संख्या जो कि 2 है। तो 2 यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है एग्जाम्पल हमारा कि क्रिकेट मैच हारने पर 2 गुना लगान लिया जाएगा। तो कितना लगान लिया जाएगा? 2 गुना। तो ये भी एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो लगान को निश्चित कर रहा है 2 गुना में। अगला एग्जाम्पल है, फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या निर्धारित की जाती है। हम लोगों ने अभी देखा कि वह विशेषण जो संज्ञा की संख्या के बारे में बात करे वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और जब वो विशेषण निश्चित संख्या बताता है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। चारों मित्र पैसे मिलाकर घूमने गए। मित्र, मित्र एक संज्ञा है और उसकी संख्या बताई जा रही है, चारों मित्र। संख्यावाचक विशेषण है और संख्या निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, प्रत्येक घर से चंदा लिया जाएगा। तो घर और हर घर से, प्रत्येक घर से चंदा लिया जाएगा। तो प्रत्येक घर से लिया जाएगा चंदा, हर एक घर से चंदा लिया जाएगा। तो ये जो शब्द आते हैं ये भी संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। अगला है, कुछ लोग मिलने आए हैं। ये मैंने यहाँ पर डाला है, लेकिन ये जो है ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग मिलने आए हैं, यहाँ पर कितने लोग मिलने आए ये तो बताया ही नहीं जा रहा है। हम निश्चित संख्या का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए ये जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि कितने लोग मिलने आए हैं ये निश्चित नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि जो वक्त शब्द लगा है यहाँ पर वो लगा है
कुछ लोग मिलने आए हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी कई सब कैटेगरीज में बांटा गया है, उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बांटा गया है, पहला हम लोगों ने देखा था गणनावाचक विशेषण, जहां पर जो संख्या है वो इस तरीके से लिख के आती 1 2 3। ऐसे ही गणनावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, पूर्णांक बोधक जहां पर पूर्ण संख्या का इस्तेमाल होता है, और अपूर्णांक बोधक जहां पर अपूर्ण संख्या का इस्तेमाल होता है, आधा, डेढ़, सवा, ढाई। क्रमवाचक विशेषण जहां पर क्रम बताया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक विशेषण अगला इसका कैटेगरी है, दूना, दोगुना, तिगुना, चौगुना। समुदायवादक विशेषण दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक बोधक और विपसा बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो, आधा आधा, सवा सवा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर इनको एक एक करके हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है हमारा गणनावाचक विशेषण। ये विशेषण अपने विशेष की संख्या या गिनती बताता है, साधारण संख्या या गिनती बताता है, 1 2 3 1000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 100, इस तरीके की संख्याएं लिखी मिलेंगी हमको संज्ञा के आगे। जैसे अच्छा, ये भी दो प्रकार का होता है गणनावाचक विशेषण, पूर्णांक बोधक यानी कि पूर्ण संख्यावाचक, और अपूर्णांक बोधक यानी कि अपूर्ण संख्यावाचक, जैसा अभी पिछली हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले। पूर्णांक बोधक संख्या, इसमें पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है, जैसे 1 2 3 10 5 15 100 1000 1 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूर्ण संख्या। उसके विवाह में 1000 बाराती आए थे, तो बारातियों की संख्या पूर्ण में है, 1000 बाराती आए थे, तो ये गणनावाचक संख्या में है हमारे पास, और उसमें भी पूर्णांक इस्तेमाल हुआ है, इसलिए पूर्णांक बोधक है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया है, तो कितने राफेल विमान खरीदने हैं? 26, तो पूर्णांक का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में भी गणनावाचक, और गणनावाचक में भी कैसा है? पूर्णांक बोधक विशेषण है। अगला है हमारा अपूर्णांक बोधक, इसमें हमारी अपूर्ण संख्या का प्रयोग होता है, जैसे आधा, डेढ़, सवा, ढाई एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख ले, तो धीरू भाई ने आधा जीवन व्यापार खड़ा करने में लगा दिया। आधा जीवन, आधा शब्द है, अपूर्ण है, तो ये अपूर्णांक बोधक है या अपूर्ण संख्यावाचक है। शिवम 1.5 साल बाद वापस आए, कितने साल बाद आया? 1.5 साल के बाद। 1 साल पूरा, 2 साल पूर्णांक, लेकिन 1.5 जो है वो पूर्ण नहीं है, ये अधूरा है, तो ये अपूर्ण शब्द है, अपूर्ण संख्या है, तो 1.5 साल में अपूर्णांक बोधक सर्वनाम विशेषण आ जाएगा हमारा। गाय ने आज 2.5 लीटर दूध दिया है, कितना दूध दिया है? 2.5 लीटर दूध दिया, तो 2.5 यहाँ पर ये अपूर्णांक है, ठीक है। वैसे अगर देखें तो 2.5 लीटर दूध दिया है, तो ये लीटर जब आ जाएगा तो ये यहां से निकलकर चला जाएगा परिमाण बोधक में। परिमाण बोधक में कैसा? अपूर्ण परिमाण बोधक, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है, जहां पर गिनती की बात हो तो वहां पर संख्यावाचक होता है, और जहां पर मात्रा की बात हो जाती है, मात्रा का मतलब कोई ऐसी चीज जिसको मापा जा सकता है, उसमें परिमाण बोधक विशेषण आ जाता है। तो यहाँ पर 2.5 लीटर दूध की बात हो रही है और दूध को मापा गया है लीटर में, इसलिए ये संख्या का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन क्योंकि माप आ गई है इसलिए परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला है हमारा क्रमवाचक विशेषण। यहाँ पर जो संख्या है उसका इस्तेमाल क्रम बताने के लिए किया जाता है, यानी कि क्रमात्मक संख्या को ये विशेषण बताता है, और इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 1000वां, लाखवां, 50वां वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि किशोर को सीए की परीक्षा में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्रम बता रहा है कि उसको दूसरा स्थान मिला है, तो यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसमें भी गणनावाचक विशेषण, और गणनावाचक विशेषण में कैसा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है, क्योंकि एक क्रम बता रहा है कि वो क्रम से दूसरे स्थान पर है। ऐसे ही ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, तो यहाँ पर भी क्रम बता रहा है कि वो क्रम में किस उसमें आते हैं? पहले में आते हैं, तो ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, तो ये भी क्रमवाचक विशेषण है हमारा। नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक।
जब किसी इकाई की आवृत्ति या आधिक्य के अनुपात को बताया जाता है विशेषण द्वारा, तो उसको हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 4 गुना, 5 गुना। तो जब इस तरीके के शब्द आ जाएं तो उसको आवृत्तिवाचक विशेषण की कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे टमाटर सामान्य से 4 गुने दाम पर बिक रहा है, तो 4 गुना शब्द आ गया, तो गुणा, अनुपात, आधिक्य का अनुपात या इकाई की आवृत्ति जहां पर बताई जाए तो वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। पहला युद्ध हार जाने के बाद गोली ने 2 गुनी ताकत से हमला किया, तो 2 गुनी शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी कैसा विशेषण हो गया? आवृत्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा जो इसका सब कैटेगरी है वो है समुदायवाचक। जब ग्रुप का इस्तेमाल हो, जब ग्रुप को बताया जाए, समुदाय का बोध कराया जाए किसी विशेषण के द्वारा, तो उसको हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों। पहला एग्जांपल है कि चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैल गई। दिशाओं के ग्रुप के बारे में बता रहा है कि चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैल गई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया समुदायवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये आ जाएगा हमारे पास समुदायवाचक विशेषण की कैटेगरी में। पांचों लोग साथ में यात्रा पर गए, तो यहाँ पर फिर से ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पर फिर से समुदायवाचक विशेषण आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक बोधक विशेषण या वीप्सावाचक। तो जब भी प्रत्येक, हर, हर एक शब्द का इस्तेमाल हो तो वहां पर ये प्रत्येक बोधक या वीप्सावाचक विशेषण होता है। इसके अलावा अगर संख्याओं को लगातार 2 बार इस्तेमाल किया जा रहा है, 5 5, 4 4, इस तरीके से, तो ये भी प्रत्येक बोधक या वीप्सावाचक विशेषण होता है। और इससे अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध होता है। जैसे प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए, प्रत्येक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो प्रत्येक बोधक या वीप्सावाचक हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर हर एक घर पर झंडा लगा होना चाहिए, हर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है घर के पहले, तो हर एक घर यानी कि सभी घरों पर झंडा लगा होना चाहिए, प्रत्येक बोधक या वीप्सावाचक हो गया। और 5 5 विद्यार्थियों का समूह बनाया गया, तो 5 5 भी प्रत्येक बोधक या वीप्सावाचक विशेषण की कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है। और इसके बाद अब अगला जो हमारा है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखिए संख्या कैसी अनिश्चित है, यानी कि संख्या के बारे में कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और हम इसको बोल सकते हैं कि वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या की अनिश्चितता को दर्शाते हैं, यानी कि वो निर्दिष्ट या डेफिनिट एक नंबर को नहीं बताते हैं, निर्दिष्ट संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, उनको हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, इसमें कुछ, सारे, अनेक, बहुत, कम, अधिक, इस तरीके के जब शब्द इस्तेमाल होंगे तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहला है वहां बहुत लोग आए, तो लोग एक संज्ञा है, और कितने लोग आए हैं? बहुत लोग आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोग आए हैं हम एक निश्चित संख्या नहीं बता सकते, बहुत अनिश्चितता को बता रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार का है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही है। मैंने कुछ सेब खरीदे, सेब संज्ञा है, यानी कि यहाँ पर सेब विशेष से है, और उसकी विशेषता यानी कि उसकी नंबर यानी कि उसकी क्वांटिटी बताई जा रही है। कुछ सेब खरीदे, लेकिन कितने सेब खरीदे इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, संख्या निश्चित नहीं है। तो ये हो गया फिर से जो कुछ शब्द है यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। मेरे पास अनेक किताबें हैं, नंबर्स तो बताए जा रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा रहा है। एक से ज्यादा है, लेकिन एक से ज्यादा कितनी है ये नहीं पता, एक निश्चित संख्या नहीं बताएगी, तो ये जो अनेक शब्द है वो भी एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। गाड़ी में पेट्रोल कम है, कितना है नहीं पता, निश्चित संख्या नहीं पता, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तुम अधिक फल ले आए हो, लेकिन कितने फल हैं? निश्चित संख्या नहीं पता, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। अनिश्चित संख्यावाचक के बाद जो अगली कैटेगरी हमारे पास है वो परिमाण बोधक विशेषण की है। परिमाण बोधक विशेषण की खास बात यह होती है कि यहाँ पर संख्या तो होती है, लेकिन संख्या के साथ साथ माप और तौल की बात होती है। तो जब भी किसी संख्या के साथ कोई माप या तौल की बात की जाए तो वो ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में आ जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि परिमाण बोधक विशेषण वो विशेषण होता है जो किसी संज्ञा या वस्तु या विशेष की माप या तौल का बोध कराता है। इसको पहचानना बड़ा आसान होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कहें कि मैंने 4 किलो सेब खरीदे,
तो 4 किलो सेब, देखिए यहाँ पर किलो लिखा हुआ, यानी कि माप या तौल की बात हो रही है। तो जब भी माप या तौल की बात होगी तो वह विशेषण कौन सा होगा? परिमाण बोधक विशेषण। सेब यहाँ पर विशेष्य है और 4 किलो यहाँ पर विशेषण है, तो परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आ जाता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि उसने सेब खरीदे, किलो शब्द को हटा दें तो 4 यहाँ पर केवल है, तो ये हमारे पास संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। 2.5 लीटर दूध, मात्रा की बात हो रही है, माप की बात हो रही है, तौल की बात हो रही है। परिमाण बोधक विशेषण है 2.5 लीटर, और यहाँ पर जो दूध है वो विशेष्य है 2 तोला सोना। तो 2 तोला यहाँ पर फिर से माप और तौल की बात हो रही, संख्या है लेकिन साथ में माप और तौल भी है, तो ये भी परिमाण बोधक विशेषण, और विशेष यहाँ पर है सोना। अगला है 4 मीटर कपड़ा। 4 अगर केवल होता तो ये संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, लेकिन यहाँ पर माप या तौल का भी इस्तेमाल हो गया। 4 मीटर कपड़ा, तो ये हो गया हमारा परिमाण बोधक विशेषण, जहां पर कपड़ा जो है वो विशेष्य है। सारा धन, और दूध लाओ, थोड़ा पानी, कुछ तेल। यहां पर भी देखिए सारा धन, और दूध, थोड़ा पानी, कुछ तेल। धन, दूध, पानी और तेल। अच्छा, जो कुछ शब्द है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी आता है, लेकिन वहां पर उन चीजों के लिए आता है जिन चीजों को गिना जा सकता है। जो चीजें गिनी नहीं जा सकती, जिनको मापा जाता है, जिनको तौला जाता है, उनके केस में अगर ये शब्द आ रहे हैं कुछ और थोड़ा सारा, तो उस केस में ये परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर हम देखें तो ये जितने भी 8 एग्जाम्पल्स हैं सभी परिमाण बोधक विशेषण के हैं, लेकिन ये जो ऊपर के 4 हैं इसमें परिमाण निश्चित है कि सेब 4 किलो है, दूध 2.5 लीटर है, सोना 2 तोला है और कपड़े 4 मीटर हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की तरह ही ये भी आ जाता है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। और यहां पर नीचे, यहां पर क्योंकि निश्चित नहीं है तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, कुछ जो है वो अनिश्चित परिमाण बोधक में भी आएगा और अनिश्चित संख्यावाचक में भी आएगा, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में तब आएगा जब विशेष उस प्रकार का हो जिसे गिना जाता हो। अब तेल को हम गिनते नहीं है, तेल को हम मापते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ ऐसे विशेषण के लिए इस्तेमाल हुआ है ये शब्द जिसको मापा या तौला जाता है, इसलिए ये संख्यावाचक ना होके अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। पानी को भी हम गिन नहीं सकते, तो थोड़ा जो यहाँ पर है वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। दूध को भी हम गिन नहीं सकते बल्कि मापते या तौलते हैं, तो यहाँ पर जो और है वो भी इसी प्रकार का हो जाएगा। और धन के केस में जो सारा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये भी परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हम चीज को विशेष को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक की कैटेगरी में आएगा अलग अलग उसमें, लेकिन अगर हम गिन नहीं सकते, तौलते या मापते हैं, तो उस केस में परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा।